नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी में मिसलेनियस सेक्शन में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए हमने इसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट करवाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम लोग देखने वाले पार्ट 3 जिसमें पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे विथ एमसीक्यू जो आपके एक्सपेक्टेड, जो कई अदर एग्जामिनेशन में जैसे कि स्टेट पीसीएस में बिहार पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो जहां पूछे गए हैं, और पीवाईक्यू में जो जेपीएससी ने जो पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, कुल मिलाकर के 18 क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये 18 क्वेश्चन शानदार लेवल पे स्टेटमेंट बेस्ड में, मतलब जो एक पीसीएस का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूरा अनएम्प्लॉयमेंट पे कंप्लीट डिस्कशन 2 क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा रखा है। नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में लिंक है। इसके बाद हमने आपको देखिए पॉवर्टी भी कंप्लीट करा दिया, बजट करा दिया, हिस्ट्री में बहुत कुछ हो गया है, इन्वायरमेंट का वीडियो आना है, सीएनटी एक्ट करवा दिया हूँ, झारखंड हिस्ट्री करा दिया हूँ, करंट अफेयर अभी चल रहा है, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर, अवार्ड्स और स्पोर्ट जो मिसलेनियस में ही आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि पीवाईक्यू भी करा दूंगा, नोट्स भी आपको दे दिया गया। देखिए हर एक चीज को एकदम शानदार वे में लिख करके, जो नोट्स लेना चाहते हैं एज इट इज मैंने मेंशन कर रखा है, बता भी रखा पहले भी, फी वगैरह इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पे, और ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। यहाँ से देखिएगा कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है बात करते हैं। देखिए पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो काम की तलाश नहीं कर रहा, कोई काम वो खोज नहीं रहा भाई। हाँ, ये चीज क्लैरिटीफाई यहाँ पे रखिए कि ये 15 से 59 वर्ग एज जो ग्रुप है इसमें आता है। इसके अंदर योग्यताएं भी, एबिलिटी भी है, यानी कि विलनेस, इच्छा की कमी समझ लीजिए एक प्रकार की है, इसलिए तो वो कोई भी काम की तलाश नहीं कर रहा। तो अगर वो काम की तलाश नहीं कर रहा तो उसे क्या समझा जाएगा? स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक बेरोजगार, घर्षण यानी कि फ्रिक्शनली बेरोजगार, या अंडर यानी कि अल्प बेरोजगार, या फिर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो याद करिए इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था। 2 प्रकार की बेरोजगारी के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिएगा यहाँ पे नोट्स में आइए, एक था वॉलेंटरली यानी कि स्वैच्छिक बेरोजगार, यानी आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, मतलब आपके अंदर इच्छा ही नहीं हो रही कार्य करने की। और इसके अलावा जितने भी टाइप्स के बेरोजगारी है, चाहे वो फ्रिक्शनल हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे साइक्लिकल हो, वो सारे के सारे नॉन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। तो ये हो गया आपका आंसर, आपको इसका मिल चुका है। वह व्यक्ति जो काम की तलाश ही नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी वॉलेंटरी, यानी क्या हो जाएगा भाई? स्वैच्छिक बेरोजगारी। दूसरा सवाल बहुत शानदार सवाल, बोला क्या गया सवाल में कि निम्नलिखित कारणों में से, ठीक है ना, वो कौन सा कारण बताइए जो अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। तो भाई संरचनात्मक बेरोजगारी पे आइए। पहले मैंने संरचनात्मक बेरोजगारी को बहुत अच्छे से एक जगह मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण, स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण, स्पेशली कई नई टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण क्या होता है बेरोजगारी। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखा तो आपको वहां से क्या किया जाएगा भाई? कंपनी से हटा दिया जाएगा। अब आप हो सकता है कि उस नई टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपके पास उतनी पूंजी नहीं थी, ठीक है। तो पूंजी में, जैसे पूंजी नहीं होने के कारण उतना पैसा नहीं था कि आप तुरंत कोर्स को सीख पाए, तो इस कारण भी स्ट्रक्चर बेरोजगारी। यानी 2 रीजन आपको समझ में आ रहा है, एक न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी आने का मतलब पूंजी में कमी है कि आप उसको सीख नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद अब जिस कंपनी का जो टेंडर मिला होगा, जैसे मारुति को कंपनी टेंडर ले लिया होगा कोई भी कंपनी, माइक्रोलैंड, तो अब उसने आर्टिफिशियल या उस न्यू टेक्नोलॉजी को कवर अप नहीं किया है, या उसको ये अडॉप्ट नहीं कर पाया, उसके कर्मचारी नहीं कर पाए, जिसके कारण उस जो टेंडर देने वाले जो कंपनी है उसकी अब डिमांड अलग हो चुकी है। अब उस डिमांड को फुलफिल कंपनी नहीं कर पा रहा, यानी मांग प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। तो भाई अब वो कंपनी ही डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, तो कंपनी को टेंडर नहीं मिल पा रहा, इसलिए उस कंपनी में काम करने वाले सारे जो वर्कर है वो बेरोजगार हो गए। तो ये सारी किस कारण? संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण हो रहा है, और नई प्रौद्योगिकी एज इट इज मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ चलूंगा कि आपको पूरा फिर से चैप्टर रिवाइज हो जाए। कच्चे माल की कमी के कारण मैंने संरचनात्मक बेरोजगारी में कहीं भी डिस्कशन नहीं किया है।
अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, चलिए इसको अभी रहने देते हैं। इसके बाद ये तो ऑप्शन होगा नहीं, भारी उद्योगों की ओर झुकाव, ऐसा कुछ बात मैंने बताया नहीं है। श्रम गहन तकनीक का उपयोग, श्रम गहन तकनीक का उपयोग, श्रम गहन तकनीक का उपयोग, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा। अब देखिए ये लाइन को समझिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों है अब इसको आप समझिए एक बार। इस क्वेश्चन को, ये आपका पूछा गया सवाल है यूपीपीसीएस का, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सवाल है ये। सवाल को समझिए, जो संरचनात्मक बेरोजगारी के एक्सप्लेनेशन को पूछ रहा है वो कारण बताइए। क्या आप पर्याप्त उत्पादक क्षमता, बिल्कुल, क्योंकि जो कंपनी को जो टेंडर देने वाली जो कंपनी, जो टेंडर दिया गया था वो जिस कंपनी को मिला वो पर्याप्त क्या कर रहा भाई, उत्पादन नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। देखिए प्रौद्योगिकी तकनीक के परिवर्तन के कारण ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद मांग परिवर्तन यानी कि डिमांड में क्या हो गया भाई, चेंज आने के कारण, नई प्रवृत्ति आने के कारण पुराने तकनीक के कारीगरों के, अब जो पुराने तकनीक को जो आप नहीं सीख पाए वो कारीगर अब चाहिए नहीं। पूंजी नहीं होने के कारण आपने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं कर पाया। अब आपने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं कर पाया, इसलिए जो उत्पादन प्रोडक्शन रेट रहा कंपनी का, क्या रहा भाई, अपर्याप्त यानी इनएडिक्वेट रहा। तो देखिए इसके अंदर में जाकर के इसका जवाब है भाई। रिलेशन को समझिए कि उस टेक्नोलॉजी को आप सीख नहीं पाए, इसलिए जो प्रोडक्शन रेट रहा वो अपर्याप्त रहा। तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता यानी इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ठीक है। चलिए सही उत्तर इसका मिल गया आपको। दूसरा सवाल हो गया है क्लियर, समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या बोला गया है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, या तो साफ साफ लिख दिया गया टेक्नोलॉजी चेंज के कारण। तो ये आपको यहीं पे समझ में आ चुका है कि संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल बेरोजगारी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे अगला सवाल में, तो एक मिनट, क्वेश्चन थर्ड को यहाँ क्लियर कर लिया जाए। इसका आंसर तो है, हम लोग टिक कर ले रहे हैं, बेरोजगारी यानी कौन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन फोर में आपसे पूछ रहा है कि बेरोजगारी दर जानने का सही सूत्र क्या है। बेरोजगारी दर याद करिए कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया, सिखाया बहुत अच्छे से। बेरोजगारी जो दर निकलता है पहले, क्या कुल जनसंख्या में निकलता है भैया, नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, श्रम शक्ति, याद होना चाहिए आपको, लेबर फोर्स, है ना, याद है, इंटू 100। और इस लेबर फोर्स में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है, अनएम्प्लॉयड यानी कि जो बेरोजगार व्यक्तियों है, और उसको डिवाइड करना है श्रम शक्ति से, ठीक है, नॉट कुल जनसंख्या से। ये हो गया बेरोजगारी दर। तो ये अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ मैंने कल बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाया था, अनएम्प्लॉयमेंट यही रेट पूछा है ना। तो देखिए अनएम्प्लॉयड पर्सन यानी कि बेरोजगारों की संख्या किससे निकालेंगे, लेबर फोर्स से निकालेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये लेबर फोर्स क्या है, ये वर्क फोर्स क्या है, ये अब मेरा काम नहीं रहा भाई। लेबर फोर्स वगैरह मैंने समझा रखा है, क्लासेस आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे अब हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, पांचवा सवाल। चलिए बहुत शानदार सवाल है। कार्यबल की जो आबादी है, कार्यबल मतलब समझ आ रहा, वर्क समझ में आ रहा ना, कार्यबल यानी वर्क फोर्स, ठीक है। कौन से वर्ष में इसकी आयु के वर्ग लोग शामिल होंगे, तो याद करिए 15 से 59, 15 से 69, 14 से 69, 15, क्या है सही जवाब बताइए, सही जवाब बताइए भैया, सही जवाब इसका बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत आसान सा सवाल है, मैंने बताया भी है इसका। देखिए जल्दबाजी में 15 से 69 ऑप्शन टिक कर देंगे, मैंने यहाँ भी जल्दबाजी में इसी को टिक किया था, यकीन मानिए गलती हो जाती है। और बाएं में जल्दीबाजी में क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हुए, सही उत्तर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन बेरोजगारी के बारे में सही है, बेरोजगारी के बारे में पूछा गया, सही है भाई, बेरोजगारी के बारे में सही है। कुल जनसंख्या में कार्यबल को माइनस कर देना, क्या बेरोजगारी के बारे में सही फॉर्मूला ये दर्शाया गया है। या आपको बोला गया कुल जनसंख्या में श्रम बल को माइनस कर देना, श्रम बल से कार्यबल को, भाई बताइए। मैंने ये सब चीज सिखाया है, बेरोजगारी कैसे निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो कुल जनसंख्या से मैंने नहीं सिखाया था, लेबर फोर्स में माइनस करना था जो कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, वर्क फोर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो श्रम बल से माइनस किया जा रहा कार्यबल को, यही सही उत्तर है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहला देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे यहाँ मैंने बता रखा था, ठीक है। श्रम शक्ति ये हो गया आपका, ये आपका कार्यबल हो गया, ठीक है, मिल गया आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, हमारा छठा सवाल होता है कंप्लीट, 7वें सवाल पे आते हैं। कुल जनसंख्या में काम करने वाले जो व्यक्तियों हैं के प्रतिशत को अगर आपको जानना है, ठीक है ना, उसको किस रूप से जाना जाता है, मतलब समझिए कितना शानदार सवाल बोल रहा है कि जो कुल जनसंख्या में यानी टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है, क्या बोल रहा है, काम करने वाले व्यक्तियों यानी कि वर्क फोर्स यानी कि कार्यबल,
इसका प्रतिशत 100, ये किसका फॉर्मूला था भाई, याद करिए, पार्टिसिपेशन रेट यानी सहभागिता दर। आ जाइए जादू देखते हैं, देखिए जादू। पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकला था, सहभागिता दर, कुल कार्य करने वाले व्यक्ति कहाँ पे, कुल जनसंख्या का इंटू 100। समझ में आ गया आंसर, इसका सही उत्तर मिल गया अब आपको। तो पार्टिसिपेशन रेट या हिंदी में इसको मैंने बताया सहभागिता दर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सहभागिता दर। कहाँ है सहभागिता दर, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 7वां सवाल देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड देखिए क्वेश्चन का, छिपी हुई बेरोजगारी का सामान्य अर्थ। छिपी हुई बेरोजगारी अगर बात कर लिया जाए तो मैंने बताया था कि छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है कि कोई ऐसी कंपनी जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जैसे 100 लोग की नीड है बट काम कर रहे हैं 120 लोग। अब ये जो 120 लोग जो काम कर रहे हैं, जो उत्पादन मैंने एग्जांपल दिया 10 केजी चीनी का, ठीक है। अब ये 10 केजी की चीनी का प्रोडक्शन ये ऑलरेडी 100 लोग ही कर सकते थे आराम से। इट मीन जो 20 लोग जो है भाई, इनका जो उत्पादन क्षमता है वो क्या, जीरो है। इससे तो कुछ फायदा हो रहा नहीं कंपनी को। तो ये लोग को जब बाहर निकाला जाएगा तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है, मतलब ये लोग बेरोजगार हैं भाई, क्योंकि इसका उत्पादन क्षमता कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा। तो यही सवाल आपको यहाँ पूछा गया कि छिपी हुई बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है। तो ऑप्शन पढ़िए, नौकरी उपलब्ध होने पर भी लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसी भी बात नहीं है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ये बिल्कुल सही है, इनकी उत्पादकता शून्य। अभी मैंने आपको बताया है इनकी उत्पादकता क्या है, प्रोडक्शन रेट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। याद करिए, नोट्स में आ जाइए एक बार। अगर नोट्स में मैं आपको बताऊं, हिडन एम्प्लॉयमेंट के पास चलते हैं हम लोग। पहले हिडन एम्प्लॉयमेंट खोज लिया जाए, कहाँ गया भाई हिडन एम्प्लॉयमेंट, नोट्स में नहीं लिखा गया क्या, चलिए देख लिया जाए एक बार। डिस्गाइज हो गया, एक मिनट भाई। प्रक्षण बेरोजगारी जिसे हिंदी में कहते हैं, नॉन वॉलेंट्री हो गया, ये रहा भाई प्रक्षण, ये रहा, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हिडन बेरोजगारी। देखिए यहाँ लिखा भी गया है साफ साफ, देखिए यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इज जीरो, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, काम शून्य करता है, छिपी एग्जाम्पल। अब कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, रूरल ग्रामीण कार्यों में और खास करके कृषि सेक्टर में, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए प्रक्षण बेरोजगारी भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलता, मिल गया जवाब, एग्रीकल्चर में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। जो ऑप्शन मिलेगा, ग्रामीण है कहीं, ग्रामीण है कहीं नहीं, कृषि है तो कृषि टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना भाई। तो चीजों को देखिए, पढ़िए इस तरीके से कि सही आंसर आप खुद निकाल पाए। बेरोजगारी दर, चलिए तो क्वेश्चन रिपीटेशन है, बेरोजगारी दर आप निकाल पा रहे होंगे, लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड पर्सन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मैंने ग्रीन कलर से टिक कर दिया कि इस क्वेश्चन में कहां आपको फोकस डालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, व्यक्ति जिसको उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पर्याप्त कार्य नहीं मिलता है, ठीक है ना, पर्याप्त कार्य नहीं मिल रहा है। याद करिए मैंने बताया था स्टार्टिंग का ही बेरोजगारी के बारे, जिसके कारण उत्पादन में उनका योगदान उनकी क्षमता तथा दक्षता से काफी कम होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके समानांतर कुछ पार्ट टाइम जॉब कर ले रहे हैं, मतलब आपकी जो योग्यता है उस योग्यता से कम कोई कार्य को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्प रोजगार या निम्न रोजगार भी, ठीक है। आंसर मिल गया इसका। चलिए भाई, तो ये ग्रीन कलर का जो मैंने दिखाया है ना, वो मेन की पॉइंट है इसको पकड़ने का। इसका मतलब ये यहाँ पे बोला गया है कि उनकी क्षमता जो है और उनकी जो दक्षता से काफी कम होता है, ठीक है ना, जो उनका योगदान हो रहा। क्लियर। तो चलिए ये हो गया पॉइंट क्लियर आपका। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। 12वां सवाल। 12वां सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, 12वां सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। 12वां सवाल को देखते हैं अब हम लोग। 12वां सवाल में बोला क्या गया है कि बेरोजगारी जो काम करने में सक्षम, ठीक है ना, बेरोजगारी जो काम करने में सक्षम और इच्छुक सभी लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने हेतु उत्पादक क्षमता की अपर्याप्तता से जुड़ी है। यानी जो उत्पादक क्षमता है, ठीक है ना, तो बोला गया है कि अपर्याप्तता से, यानी उसकी जो उत्पादकता क्षमता है उसकी अपर्याप्तता से जुड़ी है, वो बेरोजगारी की बात आपसे की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो ग्रीन कलर से किया है कलर की उत्पादक क्षमता की अपर्याप्तता, यानी उत्पादन जो क्षमता है वो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को आपने अडॉप्ट नहीं कर पाया उस कंपनी ने। इस कारण उस टेक्नोलॉजी के कारण अगर आपने अडॉप्ट कर लिए होते तो जो प्रोडक्शन रेट था वो इंक्रीज हो जाता, तो संरचनात्मक बेरोजगारी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया ना भाई। तो इसलिए मैंने जो आपको नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको कराया था उसको बहुत अच्छे से आपको करने की आवश्यकता है। अदरवाइज देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और ये सब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है पे स्पीसीएस का।
अगले सवाल में एग्जाम्पल दिया गया कि 5 मजदूर की जरूरत है किसी कंपनी को और वहाँ काम कर रहे हैं 8 मजदूर, यानी आवश्यकता से अधिक काम कर रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है, समझ में आ गया है। छिपी हुई यहाँ पे बेरोजगारी है, यानी कि प्रक्षण बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पे चले अब हम लोग, यानी कि कुल मिलाकर के 13वां सवाल कंप्लीट होता है। 14th सवाल, जब कोई व्यक्ति कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा, तो इसे क्या कहते हैं? मतलब कार्य तो कर रहा है लेकिन उत्पादन में योगदान नहीं, वही 10 kg वाला कंसेप्ट। 100 आदमी और 120 आदमी, नीड 100 आदमी की थी, काम कर रहे 120, तो ये 20 लोग क्या भाई योगदान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 10 kg ये 100 लोग ही उत्पादन कर दे रहे हैं, तो यही हो गया प्रक्षण बेरोजगारी। देखे ना एग्जाम्पल से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब आपके आयोग में पूछे गए हैं, किसी अदर स्टेट पीसीएस के पूछे गए सवाल हैं। चलिए, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की परिकल्पना की अवधारणा डैश ने किया था, ये इस बार का आपका पूछा गया सवाल बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, 3.0 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ। ठीक, तो ये तो एग्जाम एक क्वेश्चन इजी या आसान भी रहा था, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था इसकी अवधारणा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, 16वां सवाल क्या बोला गया कि यदि वास्तविक बेरोजगारी दर, चलिए वास्तविक बेरोजगारी जो दर है वो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है, अगर कम है तो भाई क्या है, अधिक लोग भारत या देश की इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, अगर काम करें तो महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि आएगी, इन्फ्लेशन में वृद्धि आएगी। याद है ना कंसेप्ट, मुद्रास्फीति में वृद्धि। 3 केसेस मैंने इसके करवाए हैं आपको, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो मैंने हटा दी होंगे, चलिए कोई नहीं, मैंने 3 केसेस कराए हैं, वो आपने प्रीवियस क्लास में देख लिए होंगे, मैं मान के चलता हूँ। एक क्या रहेगा, जैसे कि एक इक्वल रहेगा, बराबर में रहेगा, यानी कि जितना क्षमता के अनुसार कार्य हो रहा है, एक ग्रेटर देन रहेगा और एक लेस देन रहेगा। इस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होती है भाई, मतलब कमी आती है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, अधिक बेरोजगारी हो जाएंगे, अधिक लोग कार्य नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पे। तो अगला सवाल आ जाएगा, निम्न में से कौन बेरोजगारी के प्राकृतिक दर में, अच्छा कौन सी 2 बेरोजगारी का नाम याद करिए, मैंने बताया था जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में शामिल होती है, एक संरचनात्मक और एक घर्षणात्मक, यानी कि फ्रिक्शनल और संरचनात्मक, स्ट्रक्चर दोनों, यानी कि बोथ इज द राइट आंसर। अंतिम सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल, सहभागिता दर बढ़ने से डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा भाई? तो बताइए, मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से बताया है और इसका मैंने एक रिलेशन ही निकाल के रख दिया था। अब ये सब रिलेशन एग्जाम में किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको, खुद से निकाला गया भाई। सहभागिता दर और डिपेंडेंसी रेशियो और ये वाला रिलेशन, तीनों एकदम याद रखना है, यहाँ से सवाल बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट होगा उतने ही कम डिपेंडेंसी, मतलब घर में जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले लोग, तो निर्भरता होने वाले लोगों की कमी आएगी, सिंपल सी बात है। यानी इनके बीच का जो संबंध इनडायरेक्टली होता है, मतलब कि इनडायरेक्टली मतलब कि पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो डिपेंडेंसी रेशियो घटेगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि सहभागिता दर बढ़ने से, यानी कि पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिपेंडेंसी रेशियो, वो सिंपल सी बात है, घटेगा, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये भाई अनएम्प्लॉयमेंट मेरे तरफ से होता है समाप्त। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, कंसेप्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तीनों चीजें हैं, तो तीनों को देखिए जा करके। इवन केवल 3 चीज ही नहीं है भाई, आप और ये भी चीज है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए ध्यान से। इतने जो कंटेंट है, कम से कम 40-45 तो मैंने क्वेश्चन आपके, यानी मार्क्स देखेंगे तो 90-80-90 मार्क्स, और अभी तो करंट अफेयर का सेशन चल भी रहा, तो अभी आप देखेंगे 15 क्वेश्चन पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। झारखंड हिस्ट्री कंप्लीट है, CNT एक्ट कंप्लीट है, मिसलेनियस कंप्लीट पूरा ही मैं करा ही रहा हूँ, देख ही रहे होंगे। बाकी जिनको नोट्स लेना है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला क्लास हो सकता है अर्बनाइजेशन पे, या फिर इन्वायरमेंट बचा हुआ ना, इन्वायरमेंट का पूरा कंसेप्चुअल क्लास एक रख देता है। एप्लीकेशन में तो मैंने 3 क्लासेस लिए, यूट्यूब पर एक ही लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।